नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि एक खबर है और ये खबर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 5 बुलडोजर 500 पुलिस वालों ने सुबह 3 बजे मस्जिद को गिराया और सुबह 8 बजे तक पूरी की पूरी मस्जिद जमींदोज हो गई। ये पूरा मामला सीतापुर का बताया जा रहा है, जहां पर तड़के ये कार्रवाई हुई सुबह 3 बजे करीब, जहां पर 5 बुलडोजरों ने 500 पुलिस वालों के सामने, जिसमें एडीएम एएसपी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस अवैध मस्जिद को, जो कि जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि तालाब की जमीन पर यह अवैध मस्जिद बनाई गई थी। 12 साल पहले इस मस्जिद को बनाया गया था, जिसकी शिकायत ग्राम सभा के लोगों ने की थी, जिसके बाद इस मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद को जमींदोज किया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं तरीके की राजनीति शुरू हो गई, लेकिन वहां के जो मौलाना है उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। साफ तौर पर उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मस्जिद के गिरने के बाद अब जो है राजनीति तेज हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी एक मस्जिद को गिराना, 500 पुलिस वालों के सामने गिराना, क्योंकि तहसील कोर्ट ने इस मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए इसको गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद एडीएम ने कमान संभाली, एएसपी मौके पर पहुंचे, 500 पुलिस वाले आए और बुलडोजर कार्रवाई हुई। सुबह 8 बजते बजते पूरी की पूरी मस्जिद जमींदोज हो गई। सीतापुर का यह मामला है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके से इतनी जल्दी तड़के इस तरह की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक दल भी इस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। फिर भी इस पूरे मामले पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के लोग, एक तरफ कहीं खुशी है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरा तबका इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक कार्रवाई इस तरीके की बता रहा है कि एक साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि रंजिश, साजिश, इस तरीके के तमाम आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार उत्तर प्रदेश योगी सरकार ऐसे तमाम स्थलों को ढूंढ करके, चिन्हित करके, जहां पर इस तरीके की शिकायतें आई हैं कोर्ट से, तहसील से, जब इस तरीके के कोई मामले सामने आते हैं कि अवैध तरीके से इस तरीके का निर्माण किया गया है, तो उस पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी का नतीजा है कि तड़के 3 बजे एडीएम की मौजूदगी में, एएसपी की मौजूदगी में 500 पुलिस वालों के साथ मिलकर के सुबह 3 बजे पहुंच करके वहां पर इस अवैध मस्जिद को, जो कि तहसील कोर्ट ने जिसे अवैध बताया है, जहां पर तालाब की जमीन में जो बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। और एक के बाद एक अवैध अतिक्रमण लगातार सरकार के आदेशों के बाद प्रशासन लगातार इस तरीके के अवैध कब्जों को कब्जा मुक्त करा रहा है और एक के बाद इस तरीके की अवैध मस्जिदें गिराई जा रही है। अब चलते हैं हम अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबर उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर, सुन पा रहे हैं आप? इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? हाँ, देखिए अखंड, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा और उस तस्वीर के साथ मैं आपको खबर बताता हूँ। खबर थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत निकल के आया है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला है कि जब अक्सर चूंकि इस पे कुछ जब तक कुछ होता नहीं तब तक कहा भी नहीं जा सकता। तो पहले मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीर और एक बाइट है डॉक्टर की। जी, तब तक कंटिन्यू कीजिए आप इंद्रवीर, बताइए, तब तक वो बाइट प्ले हो जाएगी। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये मामला अगर बात करें तो थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत का है और एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक कुछ बच्चों ने जो है तरल पदार्थ के रूप में मट्ठा यूज किया था और उस मट्ठे को लेकर के जो है लगभग अगर बात करें तो 25 बच्चे इस मट्ठे का इन्होंने सेवन किया और उसके बाद ये सभी बच्चों की हालत खराब हुई है और इन सबको नजदीकी सीएससी सलोन एडमिट किया गया, जिसमें 6 बच्चों की हालत गंभीर थी। इनको रायबरेली जिला अस्पताल एडमिट किया गया है और इलाजरत हैं। और ये पूरी घटना जो हुई है एक गांव में कार्यक्रम के दौरान
मट्ठा पीने से बताया जा रहा है कि ये बच्चों की हालत खराब हुई है, बिगड़ी है। अब इसकी जांच होगी कि क्या था क्या नहीं, और इस पे अभी जो सीएमओ है उनसे भी और फूड विभाग, दोनों विभाग से मीडिया से बात, अभी तक किसी तरीके कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन बात होगी और इस पे जाना जाएगा आखिर इस तरीके से जो मामला निकल के आया है कार्यक्रम के दौरान, ये मट्ठा आखिर यूज हुआ तो कैसे हुआ और कहां से आया, और इतने सारे बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। अगर इनमें से भगवान न करे, खुदा ना खास्ता, कल को कुछ अनहोनी हो जाती इन बच्चों के साथ में, तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ऐसे कार्यक्रमों में और खासकर गर्मी के कार्यक्रम में हम लोगों ने अक्सर देखा है कि ऐसे बड़े प्रयोजनों में ऐसी घटनाएं अक्सर निकल के सामने आती है। लेकिन क्या फूड विभाग की तत्परता, मैं अक्सर कहता हूं कि जो उस समय होती है त्योहारों के समय, वो तत्परता हमेशा दिखती नहीं है कहीं पे भी, ना किसी दुकानों पे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी डेयरी हो या अक्सर चूंकि मट्ठा दूध दही किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन में जाता है तो वो वहां से जाता है, तो अक्सर ऐसी चीजों को लेकर के थोड़ा सा रहता है कि समझदारी से काम लिया जाए और विभाग तत्परता अगर दिखाए तो ऐसी घटनाएं ना हो। जी अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर, तमाम या कई बार लगातार इस तरीके के सवाल फूड एंड सेफ्टी विभाग पर लगते आए हैं, और उस सवालों का जवाब देने से बेहतर वो ही सोचते हैं कि जब कोई बड़ा या कोई त्योहार पड़ेगा, फेस्टिव सीजन होगा, उस दरमियान वो तमाम इस तरीके की छापेमारी करते हैं और दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हम भी एक्टिव हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार इस तरीके से जो नकली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक्सपायरी मॉडल के या एक्सपायरी प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और आज की डेट में एक्सपायरी को लिए एक कहीं ना कहीं छापने वाली मशीन खुद रख रखी है लोगों ने, और उसी से वो प्रिंट कर देते हैं, एक्सपायरी मिट जाती है। क्या फूड विभाग लगातार फील्ड में उतर करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता? नकली प्रोडक्ट की लगातार भरमार है, कई जगह इस तरीके की मार है। अगर जिस तरीके से इंद्रवीर बता भी रहे हैं कि 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, अगर उनकी जान चली जाती है इस नकली छाछ की वजह से, ये खराब छाछ की वजह से, अगर 6 नहीं है, मैं तो बता दूं आप, ये इसके शिकार 25 बच्चे हुए हैं, और उन 25 बच्चों में 6 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। 30 किलोमीटर सलोन थाना क्षेत्र है, और ये सलोन सीएचसी में 25 बच्चों का इलाज चल रहा था, जिसमें 6 सीरियस थे, और उन सीरियस बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, और बाकी बच्चों का सीएचसी में इलाज चल रहा है। तो अखंड ये एक बड़ी घटना हो सकती थी अगर इसमें से खुदा ना खास्ता, भगवान न करे, कुछ घटनाएं हो। हम भी चाहते हैं ऐसी चीजें ना आए, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो प्रशासन जवाब नहीं दे पाता, ये उनको अंदाजा नहीं है। लेकिन जवाब क्या देगा? उनकी जिंदगी, जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है, जो बच्चे 25 में से 6 बच्चे गंभीर रूप से इलाज अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी वापस आ जाए, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन क्या जवाब देगा? जो काम करना चाहिए उसको करना चाहिए कि वो 6 बच्चे आज अस्पताल में होते ही नहीं। तमाम इस तरीके के सवाल जब उठ खड़े होते हैं तो आखिरकार क्या आंखों पर पट्टी बांध करके आप लोग को बैठना ही है? जो फूड एंड सेफ्टी विभाग है वो क्या केवल बैठेगा, केवल सैलरी लेगा और कोई काम नहीं करेगा? अब गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना अखंड, तो देखिए अब क्या मतलब निकलने का, उनके गर्मी ज्यादा है, बाहर निकलेंगे उनको धूप लग जाएगी, क्या हम आप तो बड़े मुश्किल से निकलते हैं। जब हम आप तो स्कूटी से निकल के, हम तो कंटिन्यू स्कूटी से निकल के खबरें कर रहे हैं और सारी चीजें धूप में जा रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं, लेकिन वो क्यों निकलेंगे भाई? मीडिया का काम है दिखाना, उनका काम नहीं है। उनका काम है वेतन लेना, समय से 9 to 5 जॉब करना, एसी वाले कमरे में बैठना, एसी वाली गाड़ी से जाना, उनका ये काम नहीं। ये जिला अधिकारी का काम है, जिला अधिकारी को जाना पड़ेगा, जिला अधिकारी जाकर के खुद से देखे। वो जितने विभाग हैं, लगभग पूर्व विभाग की ज्यादा बात करें तो वो हमारे यहाँ सीआर चौधरी है, सीआर है, इनका जो है नाम है, पूरा नाम नहीं लेंगे, सीआर पता है कि इनका नाम शॉर्टकट में सीआर कहते हैं इनको। तो ये बेचारे अपने विभाग से कभी नहीं निकले, चाहे वो त्योहारों का सीजन रहा तब भी नहीं। अपनी टीम, इनसे अगर जब मीडिया जाती तो टीम लगी हुई है, ये टीम के सहारे काम करते हैं। मतलब इनका काम जिलाधिकारी को करना हो चाहिए और जिलाधिकारी का काम ये इनको करना चाहिए। तो ये निकलते नहीं, धूप इनको धूप लग जाएगी, इतने बेचारे वो है, ये जो है मासूम है, ये कहीं निकलेंगे? बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि छुई मुई बने ये अधिकारी लगातार कहीं ना कहीं लोगों की जान सकते में डाल रहे हैं, उनकी जान को कहीं ना कहीं जोखिम में डाल रहे हैं, और तमाम इस तरीके के जो फूड्स जो मार्केट में अवेलेबल होने ही नहीं चाहिए थे, जो फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने ही नहीं चाहिए, वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह है। और जैसा कि ये बिल्कुल इंद्रवीर ने बताया है कि इस गर्मी में, इस टेम्परेचर में उनको लगता है कि एसी, अरे भैया एसी अपने साथ अपने आगे पीछे लगा के लेके चलते जाइए, पर कम से कम लोगों की जिंदगी मत
दांव पर लगाइए। अगर इसी तरीके से अपने काम में इस तरीके की लापरवाही आप बरतेंगे, इसी तरीके का ढीला और ढुलमुल रवैया रखेंगे कि जिसकी वजह से 25 बच्चे बीमार हो जाए, 6 की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो आखिरकार इस तरीके के तमाम या आपके उस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। आप एसी में बैठिए, कोई ऐसा पद या ऐसा कोई जगह पर जाकर के अपना ट्रांसफर कराइए जहां पर केवल एसी में बैठना ही हो, कोई काम नहीं हो, कागजी पत्तर करना हो, साइन करना हो जाए आपके काम से। क्या मतलब है इंद्रवीर, इस तमाम ऐसे अधिकारियों की वजह से लोगों की जिंदगियां किस तरीके से खराब हो रही है, खत्म हो रही है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हो इंद्रवीर, इस मसले को लेकर के जिलाधिकारी से एक बार जरूर बात कीजिए कि आखिरकार किस तरीके से जिन कंधों पर ये जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। और जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र के पास चलते हैं बस्ती। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार बस्ती से कई वीडियोस भेजे गए और देखे भी गए कि जिसमें देखा गया किस तरीके से महिलाएं हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो, वो कंधे पे सिलेंडर लेके भागते हुए भी नजर आए थे जैसे ही गेट खुला। कुछ वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें महिलाएं हाथ में बेलन लेके डीएम कार्यालय तक पहुंच गई। लेकिन अखंड एक नया वीडियो सामने आया हुआ है, जिस वीडियो में जिस तरीके से साफ दिखा गया कि अब जो उपभोक्ता है कहीं ना कहीं वहां पे सिलेंडर वो लेने के लिए अब उन्हें लाइन में वहां पे लगने के अलावा लग तो रहे हैं वहां पे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मच्छरदानी लगा के रात्रि विश्राम तक करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रात को सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाने के लिए मच्छरदानी घर से लेके जाते हैं, मच्छरदानी लगा के लोग लाइन से लोग वहां पे सोते हैं और 200-300 लोग लगातार जिस तरीके से लाइन में लग रहे, क्योंकि कहने का एक चीज साफ है कि तस्वीरें अभी भी दिखा रही है कि आप जनता जो है वो सिलेंडर के लिए, गैस के लिए परेशान है। चाहे बस्ती की बात करें या कई अन्य जिले की बात करें या कई राज्यों की बात करें, तो तस्वीरें साफ है। जिस तरीके से लोग बात की जाए कि अगर गुजरात से या दिल्ली से लोग पलायन तक कर रहे हैं अपने घर पे जाने के लिए क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल रहा, तो स्वाभाविक बात है अखंड प्रशासन भले ही दावे कर रहा है कि आप हमारे पास गैस की आपूर्ति पूरी है, लोगों को दिक्कतें नहीं है, लेकिन तस्वीरें साफ दिखाते हैं कि शौच की जो है सिलेंडर की समस्या है और शायद ये समस्या आगे कुछ समय तक रह सकती है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी शायद आया हुआ है, उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि युद्ध अभी धीरे धीरे और चलेगा। तो स्वाभाविक बात है, या धीरे धीरे चलना या धीरे धीरे समाप्त होना, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट तो करता है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं पूरे तरीके से परेशान है कि वाकई में गैस नहीं मिल रहे हैं, लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन लगाने पड़ रहे हैं। तो समस्याएं पूरी है। इवन ये भी तो है कि मैसेज तक आ जाते हैं कि अगर आप जो है फोन से कि आपको जो सिलेंडर है वो डिलीवर्ड हो गया, लेकिन जो मच्छरदानी लगा के आपको अपने आप को सुरक्षित करने के लिए रात रात भर लाइन लगाते हैं। इवन ये अखंड के 8 बजे रात को लाइन लगाते हैं, सुबह 11 बजे तक वहां पे रहना पड़ता है। तो तस्वीरें साफ है कि दिक्कत है, जनता को समस्याएं तमाम हो रही है, लेकिन प्रशासन का जो दावा है कि हाँ आपको गैस पूरे तरीके से मिल रही है, पूरे तरीके से मैं ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये फेल है। क्योंकि जनता का साफ कहना है कि अधिकारी कोई भी बयान दे दे, लेकिन हम लोगों को जो कष्ट है वो भुगतना पड़ रहा है। खंड जितेंद्र, एक बात और भी है कि देखिए कुछ चीजें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम उन तस्वीरों को झुठला नहीं सकते और ना ही उन तस्वीरों को लेकर के ये कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपसे एक सवाल का जवाब ही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बन गई हैं। विपक्ष इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से सरकार पर उन दावों को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है ये केवल केवल सरकार के खोखले दावे हैं, जिसको लेकर के जनता आज इस तरीके से मजबूर है कि मच्छरदानी कोई लगा करके सो रहा है, बिस्तर लगा करके सो रहा है, जमीन पे लेट जा रहा है और कई घंटों तक इंतजार कर रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हालात सही नहीं है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनके जो दावे हैं उसके अलग ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी एक जितेंद्र, आपसे जानना ये चाहेंगे, क्योंकि एक संकट का समय है और सबको पता है कि इस युद्ध ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक तरीके से परेशान कर रखा है। कोई भी ऐसा देश नहीं जो इससे अछूता है, कोई भी ऐसा देश नहीं है। सवाल यही है कि आखिरकार जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, इसमें ज्यादातर लोग कौन से हैं? क्या शहरी इलाकों के लोग हैं, ग्रामीण इलाकों के वो लोग हैं, या फिर अगर लाइन की बात की जाए तो आज की डेट में ये लाइन कितने किलोमीटर तक की है, या फिर कुछ सीमित लोग हैं? प्रशासन इसको लेकर के क्या कर रहा है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि जो लोग मच्छरदानी लेकर के सड़कों पर बैठ गए हैं उनके घर तक सिलेंडर पहुंच सके? देखिए, अगर सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि जो शहरी क्षेत्र अगर वाकई में बात है, जैसे कि देहात में पहले था कि छोटे छोटे एजेंसी जो थे वो एक पंचायत भी देते थे कि लोग वहां से आसानी से ले सकते हैं, यानी शहर से अगर कुछ किलोमीटर की दूरी बात की जाए, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट जो भी हो, तो वहां जो छोटे छोटी जो गाड़ियां जाती थी वो डिलीवर करती थी। लेकिन अब ये कंडीशन हो गई है कि अब से आपको सिलेंडर लेने के लिए जो मुख्य एजेंसीज है उस एजेंसी के यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, वो आपको वहां से सिलेंडर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो लाइनें हैं वाकई में अगर 500 मीटर 1 किलोमीटर ये लाइनें तो लंबी लग रही है,
लेकिन जिस तरीके से अखंड आपने बताया कि क्या प्रशासन का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो स्वाभाविक बात की जाए, क्योंकि अगर रात्रि में अगर वहाँ पे कोई उपभोक्ता लाइन लगा रहा है तो स्वाभाविक बात है अभी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई कि जो प्रशासन वहां पे जाके जनता की समस्या को समझे या उन्हें सिलेंडर मुहैया आसानी से कराने का कोई विकल्प निकाला जाए। विकल्प के नाम पे बात करें तो जनता के पास एक ही उम्मीद है कि आप रात में या सुबह 3 बजे 4 बजे आप जाइए, लाइन लगाइए, भाई बहुत किस्मत की बात है, अगर आपका नंबर आ गया, आपको टोकन मिल गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप दूसरे दिन फिर प्रयास करिए। आखिरकार ये व्यवस्था क्यों बनाई जा रही जितेंद्र, यही तो सवाल है कि आखिरकार 3 बजे 4 बजे वाली व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। अगर आज के इस आधुनिक युग में टाइम है, उस टाइम स्लॉट को आप अलॉट कर सकते हैं, जिन लोगों की बुकिंग होती है उस टाइम स्लॉट पे आकर के ले लें अपना सिलेंडर, तो ये अव्यवस्था तो नहीं फैलेगी। लेकिन अगर इस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तभी वो अपनी पारी का इंतजार करते हुए कहीं मच्छरदानी लेकर के, बिस्तर लेकर के सड़क पर ही डेरा डाले हुए हैं। तो प्रशासन से जब इस पर पूरे मामले पर सवाल किया जा रहा है तो प्रशासन किस तरीके का जवाब दे रहा है? प्रशासन के पास इस पूरे मामले को लेकर के क्या जवाब है? ठीक है, अगर प्रशासन का साफ कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से पहले होता था उसी तरीके से नहीं है, यही तो जितेंद्र है, दिक्कत नहीं है तो आखिरकार ये भी तो सवाल बनता है, अगर दिक्कत नहीं तो क्यों लोग वहां पर खड़े हैं? क्या आप मच्छरदानी के शौक में लगा करके वहां पर खड़े? क्या उनको शौक लगा हुआ है क्या कि आराम से मच्छरदानी बिस्तर उस्तर लगा के सो जाएं सड़क पर? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए प्रशासन का भी यही कहना है कि जो कुछ लोग जो जैसे जिनके गैस खत्म भी नहीं हुए ऑलरेडी बुकिंग करके यूं कहे एडवांस में लोग अपने पास रख रहे हैं, तो खपत ये पहले ऐसी कोई दिक्कत ना उसको लेके रख लिया जाए, या कुछ लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन तो वाकई अखंड साफ बात है कि अगर पूरे तरीके से अगर गैस की मात्रा कंप्लीट है, अगर बाहर से आ रहा है तो इतनी लंबी लाइनें नहीं लगनी चाहिए। फिलहाल इस बारे में प्रशासन से बात किया जाएगा कि क्या इसके लिए जनता के लिए क्या ऐसा जो है मुहैया किया जाए कि आसानी से उन्हें सिलेंडर मिल सके या लाइनें ना लगाना पड़े। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे जो है जनता को परेशानी ना हो फिलहाल, लेकिन अभी ये साफ तस्वीरें हैं कि जो तस्वीर बता रही है वाकई में जनता अभी भी परेशान है। अखंड अब फिलहाल ये तस्वीरें कहीं ना कहीं परेशान और हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर सिस्टम और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार आप सब कुछ कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, पर दावों के उलट तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को समय से सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है, लोग अगर सिलेंडर मिल ही जाता तो खड़े क्यों होते लाइन में? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिर भी प्रशासन के अपने दावे हैं, प्रशासन उन दावों पर क्यों नहीं खरा उतर रहा, ये भी एक बहुत बड़ा दावा है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि आखिरकार इस संकट के समय में जो जिम्मेदार किसी तरीके की प्लानिंग करते, वो प्लानिंग पूरी तरीके से धराशायी है। कहीं ना कहीं तस्वीरें इसके उलट हैं और प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। वो काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रोड मैप तैयार करना चाहिए था जिससे इस तरीके की लाइनें जो है वो गायब हो जाती, लाइनें ना दिखती। टाइम स्लॉट आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारी व्यवस्था है, घर तक डिलीवरी करा सकते थे, लेकिन ये साफ तौर पर लाइन बयां करती है कि हालात सही नहीं है और सरकार को इन हालात को सही करने के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम जरूर उठाने होंगे जिससे लोगों की जो समस्या है वो दूर हो सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर बना रखिएगा जितेंद्र, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अब हमारे सभी साथी अपनी वॉल्यूम के म्यूट कर लें। आदर्श बताइए आप। जी अगर जी आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद के साथ तो पश्चिमी मोहल्ला वार्ड नंबर 12 में खड़े हैं। या अगर कोई अधिकारी कोई अच्छा काम करेगा तो भी हम उसको दिखलाएंगे, अगर वो गलत करेगा तो 24 डंके की चोट से उस खबर को दिखलाएगा, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे खराब काम हो। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये हम आपको बता दें कि हम जिस मोहल्ले में खड़े हैं हम उस जगह को भी आपको दिखलाएंगे चलते हुए, लेकिन यहाँ पर मोहल्ले वासी हम सभी उनको भी बात करेंगे। पहले तो हम बताना चाहेंगे यहाँ जो वाटर लाइन पड़ी हुई थी पुरानी, वो खराब हो चुकी है, उसकी जगह पर एक नई वाटर लाइन डाली जा रही है और उस वाटर लाइन से यहाँ पानी चालू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह खड़ी हो जाती है पब्लिक के लिए कि यहाँ पर जो वाटर लाइन पड़ रही है, जो सड़क जो खुद रही है, खोदी जा रही है, उस सड़क को अगर जल्दी बनवा दिया जाए तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा पब्लिक को। लेकिन ये सड़क खुद तो जाती है, लेकिन ये महीनों खुद ही ऐसी पड़ी रहती है, उसको ऐसे ढक दिया जाता है जैसे नीचे कोई मिट्टी गाड़ दी गई, उसके ऊपर मुर्दा नहीं जैसे दफनाया जाता है उस तरीके मिट्टी को डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। हमारे साथ से वन विभाग के दरोगा रिटायर्ड हैं, उनसे बात करना चाहिए क्या समस्या है उनको। हाँ सर, एक्चुअली ये है कि यहाँ पर अभी पीछे एचपी गैस लाइन पड़ी थी, उसकी नाली भी नहीं पाटी गई
और दूसरी ये नई नाली शुरू कर दी है। इससे आवागमन पैदल निकलना मुश्किल है। और खाली 1.5 फुट गहराई खुदाई कर रहे हैं ऊपर ऊपर। आप लोग कैसे निकलेंगे यहाँ जब खुदाई हो रही है? निकल पाएंगे नहीं, जाम हो जाएगा। अब थोड़ा हम अपने चैनल के वहां से लाइव दिखलाएंगे कि वो खुदाई कहाँ पर चल रही है। देखिए, हम लेके चलते थोड़ा, देखिए हम आपको लाइव तस्वीर यहाँ पे दिखलाएंगे। ये गली है वार्ड नंबर 12 और मोहल्ला सुनासो कस्बे की। देखिए ये खुदाई चल रही है पूरी। हम इस गली को लाइव दिखला रहे हैं आपको। देखिए ये खुदाई चल रही है, ये पूरी रोड खुदी पड़ी है। ये देखिए इधर भी खुदी हुई है, वो भी सड़क इधर। देखिए ये तस्वीर, ये हम आपको लाइव तस्वीर सीधा दिखला रहे हैं यहाँ पर। देखिए अखंड जी, ये यहाँ का पूरा मामला है। अभी जल निगम से हमारी हरदोई जनपद में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी पाइप खराब हो गई है और वो पाइप खराब होने वाला नई पाइप डाली जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर खुदाई चल रही है। ये मोहल्ला में है, यहाँ पर निकलने में काफी पब्लिक का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम उस जगह से निकल रहे हैं, वहां पे जाए। ये पूरी गली आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं अपने। ये देखिए अखंड, ये करीब 2-3 फुट गहरे हैं। और बताइए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पूरी सड़क ही खोद दी गई है और जल निगम कह रहा है कि नई पाइपलाइन डाली जा रही है, तो कोई पाइपलाइन डालने की डेडलाइन है? कोई भी डेडलाइन उनका नहीं है, जब मन करेगा तब धीरे काम चलता रहेगा, उस तरीके से डालते रहेंगे। बिल्कुल हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई है। यहाँ पर हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये पाइपलाइन भी पड़ी है वहाँ पर है। देखिए पूरी सड़क निकल रहे हैं कैसे, तो यहाँ कोई पाइप नहीं निकल सकती मोहल्ले के अंदर है। किसी ये समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर। देखिए कुछ महिलाएं आ रही यहाँ पर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये यहाँ तक ये पूरी रोड। देखिए आदर्श, सुनिए, क्या जल निगम के अधिकारी पूरे मामले को, इसको लेकर के, डेडलाइन को लेकर के कुछ बता रहे कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? देखिए अभी हमारे अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने अधिकारी अभी तीसरे में कोई बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि ये पाइपलाइन जो डाली जा रही है, पुरानी पाइपलाइन हट जाएगी, तो निकाली नहीं जा सकती, उसकी एक नई पाइपलाइन यहाँ पर दिखाई जा रही है, उसमें सभी को कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन हम समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर जो लोग निकल रहे, देखिए अब ये गाड़ी वाले आए हैं, इनको इधर जाना है, लेकिन अब ये उधर न जाके बाइक होकर निकलेंगे। अब ये ऐसी सड़क खुदी पड़ी रहेगी, अब ये कब बनेगी ये तो खैर यहाँ के अधिकारी ही जाने। जी अखंड, ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्याएं हैं। बिल्कुल आदर्श, बड़ी लापरवाही होती है, काम होता है तो कोई काम का डेडलाइन नहीं होता। बिल्कुल आदर्श, काम की डेडलाइन नहीं होती और कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके की समस्याएं, सवाल कई बार। अभी तो हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी हैं प्रतापगढ़ से, वो बता ही रहे थे किस तरीके से काम चल रहा है। काम का कोई होता तो है पर उसकी डेडलाइन नहीं होती। काम चल रहा है, कब तक चलेगा भगवान जाने, चलता ही रहेगा। काम खत्म होने की कोई डेडलाइन नहीं है। काम शुरू होने की शुरुआत हो गई, लेकिन काम कब खत्म होगा भगवान जाने, उसका कोई पता नहीं है। आदर्श, इस पूरे मामले पर अगर हो सकेगा तो जल निगम के जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात जरूर कीजिएगा, ठीक है? अगर थोड़ा और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पाइपलाइन पड़ चुकी है, पड़ने के बाद में इसको इस तरीके से बनाया गया है। देखिए ये पाइप पड़ चुकी है यहाँ पर है, ये और ये तरीके, ये सामने मकान है और अब इस मकान से कैसे लोग गाड़ी निकालेंगे, कैसे क्या निकलेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके ये सड़क जो है इसको बंद किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है यहाँ पर है। समस्या तो है ही ना, जब सारे लोग इस समस्या से परेशान हैं तभी तो इस तरीके की चीजें आ रही कि लोग परेशान होकर के अपनी बातें, अपनी व्यथा को बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी व्यथा को सुनने के बाद भी इस पर कोई ना कोई काम या अधिकारियों की तरफ से कोई बात या बयान नहीं आ रहा है। लेकिन जरूर पूछिएगा कि इस काम की डेडलाइन क्या तय की गई है, कितने दिनों में काम होगा, कि कब ये लोग यहाँ से, ये जनता है जो परेशान है, कहीं ना कहीं उनको कब तक इससे निजात मिलेगा, इसको लेकर के जरूर अधिकारियों से सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप के पास चलते। कुलदीप हमारे साथ अमेठी से बने हुए हैं। अमेठी से कौन सी बड़ी खबर है कुलदीप? अनम्यूट कर लीजिए आप। जी अखंड जी, मैं इस समय अमेठी जनपद के सुदूर लगभग 23 किलोमीटर दूर बहुत प्राचीन काल से विख्यात हनुमान जी का मंदिर है, मैं उसी स्थान पर उपस्थित हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे भारत वर्ष में आज हनुमान जन्मोत्सव का पूरा देश चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है, और आज के ही दिन भक्त और शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान शंकर के रुद्र अवतार के रूप में, हनुमान जी के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। मैं इस समय अमेठी जनपद के बहुत ही पौराणिक स्थल हनुमानगढ़ी के स्थल पर उपस्थित हूँ, और ऐसी पौराणिक कथाओं का भी जिक्र मिलता है कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के त्रेता युग में
हनुमान जी का जन्म वानर राज के केसरी और माता अंजनी के घर हुआ था, जिन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। मैं इस कड़ी में यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया और निस्वार्थ भाव से सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए और जिन्हें अमरता का भी वरदान प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ के मुख्य पुजारी से भी जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पूरा देश हनुमान जन्मोत्सव मना रहा है और इस हनुमान जी की पौराणिक कथाओं की क्या मान्यता है। मैं यहाँ के मुख्य पुजारी से भी जानने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से यहाँ और भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं। मैं यहाँ के पुजारी मुख्य पुजारी से भी जानने की कोशिश करूंगा। बोलिए। काफी संख्या में भक्त लोग आए हुए थे और हनुमान चालीसा का पाठ और प्रभु हनुमान का जो है भोग में पूरी और चने का और गुड़ का भोग लगाया गया। काफी श्रद्धालु एकत्रित रहे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो भी भक्तगण प्रभु हनुमान के सामने आकर के दर्शन करते हैं, भाव से जो कुछ भी मांगते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है और काफी भीड़ होती है। जब हर मंगलवार को काफी मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, तो काफी भीड़ भी रहती है, शासन भी लगा रहता है और भक्त लोग आते हैं हमेशा। ये हनुमान जी का 11वां युद्ध शंकर जी का है। हनुमान जी का 11वें युद्ध के लिए उन्होंने अवतार लिए है और इसकी एक मान्यता और भी है कि ये कार्तिक मास की नरक चतुर्दशी को ही पैदा हुए हैं। उसमें विशेष मानता है हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने का। लेकिन पौराणिक कथाओं में ये भी दिया गया है कि ये पूर्णिमा में भी मनाया जा रहा है। तो दोनों में ही मनाया जाता है। हम लोग तो यहाँ जो है वो कार्तिक मास में ही विशेष नरक चतुर्दशी के दिन ही मनाया जाता है, जो कि और भारी विशाल रूप में बनाया जाता है। इसे काफी 4-5 लोग आते हैं, काफी का उत्साह लेकिन आज भी बनाया गया है। दोनों मनाते हैं लोग। तो जो भी है वो हमें तलाक अजरमा नहीं है, केवल वही उन्हीं को प्रदान किया है और वो सबकी सभी भक्तों के अधिक कष्टों को दूर करते हैं और यही प्रभु समर्पित रहते हैं। मेरे साथ और आते रहते हैं, काफी लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि देखिए आज बड़ा ही विशेष महत्व है हनुमान जयंती और हनुमान जयंती के इस अवसर पर जितने भी मंदिर हैं वहां पर एक बड़ा तांता साफ तौर पर देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है सुबह 4 बजे से ही अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए, हनुमान लला के दर्शन पाने के लिए बेचैन है, उत्सुक है, उत्साहित नजर है। और कोई भी मंदिर हो, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें, प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर की बात करें, जितने भी बजरंग बली के मंदिर हैं वहां पर एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच करके बजरंग बली के दर्शन के लिए व्याकुल है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अटूट जो विश्वास है बजरंग बली के प्रति वो साफ तौर पर दिखाता है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस बड़ी भीषण गर्मी में भी, क्योंकि इस वक्त जो गर्मी का आलम है वो साफ तौर पर बता रहा है कि उमस भरी गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह, ये श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई भी कमी नहीं है। हमने हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें दिखाई, हमने लखनऊ की भी तस्वीरें दिखाई, हमने रायबरेली, प्रयागराज सभी जगह की तस्वीरें दिखाई और अमेठी से कुलदीप दिखाई रहे कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है मंदिर में बजरंग बली के लिए। और लगातार हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर, इस अवसर पर श्रद्धालु जाकर के अपने आराध्य हनुमान लाला के दर्शन के लिए हाजिरी लगा रहे हैं और उनसे अपने मन की मुरादें पूरे होने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए और पुजारी जी से बात कराने के लिए और आज के इस पावन पर्व को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप। हमारे साथ ज्ञानेंद्र बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है?
बिल्कुल अखंड, देखिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले हमारे पास एक बाइट है, बाइट को सुनवाते हुए फिर आगे मैं पूर्ण रूप से, मेरे पास वो पीड़ित भी है, अनम्यूट कर लीजिएगा तब तक विक्रम जी, और उसके बाद मैं खबरों की शुरुआत करूंगा। उस बाइट में पूरा का पूरा वर्णन हो जाता है। देखिए मैं कभी भी कोई भी खबर ले आता हूँ तो पब्लिक से रिलेटेड और जो जेन्युइन खबरें होती हैं उनको दिखाने का काम किया जाता है। तो साफ तौर पर देखिए हमारे साथ पीड़ित है विक्रम, और ये एक कर्मचारी है नगर पंचायत में। नगर पंचायत ऐसी जगह नहीं है जो कि अभी इस पिछड़े वर्ग के महासचिव भी है और पूर्व सांसद भी है, विधायक भी रहे हैं, और उसके बाद यहाँ उसी क्षेत्र के ही ये कर्मचारी हैं। सोचिए नगर पंचायत अध्यक्ष इनके साथ कैसी कैसी सलूके कर रहे हैं, खुद अपना बयान जो है बताएंगे, लेकिन अगर वो बाइट चल जाए फिर उसके बाद खुद विक्रम के ही मुंह से मैं ये कहानी सुनना चाहूंगा, और खुद वो बताएंगे कि किस तरीके से इनके साथ वहां पे सलूक किया जाता है। जब अपनी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। ये इनका आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं, ये मैंने कुछ नहीं, ये खुद अपनी जुबान से बताएंगे। विक्रम जी अगर आप बता सके तो आपके साथ क्या घटना घटित हुई है, कौन है वो लोग, और क्या करते हैं, और नगर पंचायत में उनका क्या पद है, पूरा का पूरा एक बार आप अपना विवरण बताएं तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। और किस पद पे आप वहां पे तैनात हैं? सर जी मेरा नाम विक्रम है, नगर पंचायत कटरा में सफाई कर्मी काम करता हूं सर जी। उसके बाद मैं यहाँ जो है काम करते हूँ, यहाँ 24 घंटा काम कराते थे सर जी यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता जी। उसके बाद हम जब पैसा मांगने गए थे सर जी, हमको वो शराब के धुंध में होके मुझे मारा पीटा, और गुंडों के भी साथ में सर जी मेरा दांत भी तोड़ा, यहाँ भी देखा। और उसके बाद जब वहाँ साहब के कोतवाली में वहाँ भी दिए सर जी, धमकी दे रहे हैं कि अगर ज्यादा करोगे तो फिर तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। और सर जी उसके बाद जो है वहाँ से अभी कोतवाली में या मैं अपने चौकी में भी पेशी कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि सर आ जाओ यहाँ पर, वो कि अपना यहाँ आके सुलहनामा कर जाओ। तो सर जी हमको न्याय चाहिए, हमको याद देखा सर जी मेरा दांत भी तोड़ दिया है सर जी, याद देखिए मेरा मारा है, यहाँ में सर पे भी लगा है सर जी। मेरे बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा बुरा काम किए सर जी। मैं उनको अपना जो है कि हम जानते थे कि हमारा अध्यक्ष जी है, उनके घर भी काम करते थे 24 घंटा। जब उनके पास पैसा मांगने गए तो वो सब पार्टी में आए पी के दारू, उसके बाद उन्होंने मुझे मारा पीटा सर जी। तो मतलब विनय जी सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल है आपसे कि आपने काम किया, जैसा आप बता रहे 24 घंटा आप काम कर रहे थे उनके साथ, मतलब आप दिल से जुड़े हुए थे, और आपको काम के इनाम में जैसा आरोप आप लगा रहे हैं कि आपका दांत टूट गया, आपको गंभीर चोटें आई हैं शरीर में, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का इनाम दिया जा रहा है क्या? इस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो अगर जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं नगर पंचायत ऐसा उनके साथ में घर भी काम करते थे, अपना नगर पंचायत में भी काम करते थे सर जी। तो आप सोचिए घर का भी काम करा रहे थे, नगर पंचायत का भी काम करा रहे थे, और दोनों काम कराने के एवज में इनके दांत तोड़ने का काम आपने इनको इनाम में दिया है, इनके शरीर तोड़ने का आपने इनको इनाम में दिया है। ये तो तनख्वाही मांग रहे थे ना, ये इनाम थोड़ा ना मांग रहे थे कि इनके साथ इस तरीके की बर्बरता की है नगर पंचायत अध्यक्ष। जी सर हमको न्याय चाहिए सर जी, हमको न्याय चाहिए। बिल्कुल अखंड, देखिए 11,500 रुपए सैलरी है, और साफ तौर पे जो संविदा कर्मचारी होते हैं आप भी जानते हैं कि किस तरीके से काम कराया जाता है उन लोगों से। साफ तौर पे देखिए दर्शाता है, आरोप इन्होंने लगाए हैं, आरोप की कितनी सत्यता है फिलहाल पुलिस की जांच का विषय बनता है। लेकिन साफ तौर पे देखिए मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले भी किस तरीके से 35 दिनों से अटक रहा है, पथरी के ऑपरेशन बता करके किडनी निकाल ली जाती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। वैसे ही सेम देखिए बस मिलता जुलता है, लेकिन परिस्थितियां दूसरी हैं। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक कर्मचारी जो कि एक नगर पंचायत के अध्यक्ष के घर पर काम करता था, अजय कुमार गुप्ता, जो कि इनका आरोप है। और साफ तौर पर पुलिस अभी कह रही है कि देखिए विक्रम जी अज्ञानेंद्र भी आपके लिए ही हैं और आपको लाए हैं, और अगर आप देखिए इस तरीके से अगर आप आंसू बहाएंगे तो क्या उनके हौसले और नहीं बढ़ जाएंगे?
अगर गलती की है उन्होंने तो वो जो भी होगा, लेकिन कम से कम आप नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय अगर आप देख रहे हो तो कम से कम आपको देखना चाहिए कि जो गरीब आपके घर पर सेवा करता था या नगर पंचायत की सेवा में लगाया था जिसको आपने, उसके मैंने जूता पॉलिश करते थे, सब कुछ करते थे, उनको हम साड़ी साफ करके उनको हम तैयार करते थे सर जी, राजा की तरह हम। सर जी मुझे सर जी विक्रम जी बिल्कुल भी आप उदास मत होइए, हताश मत होइए, और इस निराशा, देखिए बिल्कुल निराश मत होइए, हताश नहीं होना है आपको। देखिए आपने जो आरोप लगाए बड़े ही गंभीर आरोप है और पुलिस उस पर काम कर रही है। आप ज्ञानेंद्र बताएंगे, ज्ञानेंद्र जिस तरीके से विक्रम ने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर, इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? विक्रम जी एक मिनट आप रोइए मत, आपके साथ हम खड़े हैं, आपके साथ IBC 24 खड़ा है और आपको न्याय दिला करके रहेगा साथ। तौर पर देखिए ये आंसू एक गरीब के आंसू बयां करते हैं कि किस तरीके से वो मिनट मिनट में रो रहा है। साफ तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से इसके साथ घटनाएं घटित हुई हैं। ये एक एक आंसू बयां करता है। देखिए साफ तौर पे पुलिस, अभी इन्होंने खुद कहा कि पुलिस ने बुलाया है चौकी पे सुलह समझौता के लिए, साफ तौर पे दबाव बनाया जा रहा है। तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रसूख हो सकते हैं क्योंकि वो एक नगर पंचायत अध्यक्ष है और ये एक गरीब तबके का इंसान है। साफ तौर पे इसके पास कोई शोर सिफारिश नहीं। ये कल से मेरे पास कहीं से मेरा नंबर पाया और मुझसे कांटेक्ट किया। साफ तौर पे इसने कहा कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा है, तो हमने पहले इसका एप्लीकेशन पढ़ा, फिर इसके बाद मैंने इसके पूरे बैकग्राउंड को खगाला, पता चला कि सच्ची घटना है। साफ तौर पे मैंने इसको लाइव लेकर आना समझा, मैंने कोई बाइट नहीं करनी सोची, मैंने कोई सीधे तौर पे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी अभी तक फेस टू फेस इससे मुलाकात नहीं, केवल टेलीफोनिक इससे मेरी बात हुई है और मुझे इस पूरी घटना में सच्चाई लगी और इस सच्चाई को मैं पहली बार इसको फेस टू फेस देख भी रहा हूँ। सोचिए साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से एक एक आंसू बता रहे, लेकिन अभी तक पुलिस ने इससे कोई मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया। साफ तौर पे अगर अजय कुमार गुप्ता को जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष है उनको बुलाया भी गया तो सोचिए ये इनका आरोप है कि बुला करके सुलह समझौते की बात कही जा रही है, आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और साफ तौर पे बच्चे भी होंगे क्योंकि अब देखिए एडमिशन का दौर आ गया है, 11,500 रुपए में एडमिशन भी कराने हैं, बच्चों को पढ़वाना भी है, घर का खर्च भी चलाना है। हो सकता हो, मुझे तो नहीं पता डीपली, हो सकता हो कोई इनका लोन भी चल रहा हो, उसकी भी किस्तें भरनी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से इनकी तनख्वाह रोकी गई है और तनख्वाह मांगने पर बर्बरता से इसको विक्रम को पीटा जाना, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है और साफ तौर पर पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करेगा क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ गया और आपने सुलह समझौते का दबाव बना रहा है तो आपके अंदर पुलिस, जो प्रतापगढ़ की पुलिस है उसके अंदर मानवता नाम की चीज खत्म हो चुकी है। साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से रो रहा है। खुद पुलिस को देखना चाहिए। नगर पंचायत अध्यक्ष, आप अपने भी घर को चलाते होंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, आपकी भी तनख्वाह आती होगी, आप भी कहीं ना कहीं से, मैं पुष्टि नहीं करता, कहीं ना कहीं से मोटे कमीशन भी लेते होंगे ठेकों के नाम पे, आप भी अपना घर चलाते होंगे। तो क्या आप एक तरीके से वहां से भी तनख्वाह नहीं ले रहे हो अपने घर चलाने के लिए? तो वो अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा था और मेहनत की कमाई को उसको इनाम कैसे दिया गया है ये आप भी देख सकते हैं। विक्रम का आंसू ही बता रहा है कि इसको मेहनत की कमाई का क्या इनाम दिया गया है। अखंड और बिल्कुल ज्ञानेंद्र, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक 11,500 रुपए के लिए इस तरीके से एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया, क्योंकि साफ तौर पर जो पीड़ित है वो हमारे सामने, और कहीं ना कहीं वो आरोप भी लगा रहा है, गंभीर आरोप लगा रहा है कि 11,500 रुपए महज के लिए इस युवक को मारा पीटा गया। बड़ा ही गंभीर सवाल है और बिल्कुल सही बात आपने सवाल में उठाया है ज्ञानेंद्र की आपको अपनी तनख्वाह मिलती होगी, आपके घर में आपके जो और लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको आप तनख्वाह देते होंगे, तो एक परिवार का एक गरीब व्यक्ति जो आपके यहाँ काम कर रहा था, नगर पंचायत में काम कर रहा था, जो भी कर रहा था, 24 घंटे काम कर रहा था कि 16 घंटे काम कर रहा था कि 8 घंटे काम कर रहा था, तो आप जानते हैं। लेकिन अगर उसने अपने काम के बदले में जो मिलने वाली तनख्वाह है वो उसकी मांग की, तो इस तरीके का इनाम कौन देता है कि उसके साथ इस तरीके की बर्बरता की जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से किसी गरीब को प्रताड़ित और नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस देख रही है तो प्रतापगढ़ पुलिस ऐसे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करे, जो भी गलत हुआ है उस गलत को लेकर के जो कर सकते हैं वो जरूर करें, लेकिन इस पीड़ित को न्याय जरूर दिलाइए। बिल्कुल अखंड देखिए, बिल्कुल सवाल निशान पुलिस के ऊपर खड़े होंगे। मैं तो सीधे तौर पे अब
इसमें हस्तक्षेप करने को कहूंगा पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर को, और साफ तौर पे जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी को, कि इस गरीब को अब तो न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक एक आंसू बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके साथ बर्बरता की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ने किस तरीके से इसके साथ घटना की है। विक्रम, मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने क्या अभी आपको कितने महीने की तनख्वाह आपको नहीं मिली है? क्या इसी महीने की नहीं मिली है, या आपको इससे पहले महीने की भी तनख्वाह आपकी रोकी गई है? सर जी, जो है हम यहाँ नगर पंचायत का जो है रुपया मिलता था, बराबर मिलता था सर जी। लेकिन सर जी जो है, जो अब जो से अब हम 8 घंटा का हमको पैसा मिलता था सर जी, अगर जैसे 24 घंटा काम करा रहे हैं सर जी, इसीलिए हम जो है उनसे पैसे मांग रहे थे सर जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसी महीने की तनख्वाह आपको नहीं मिली है, या इससे पहले भी आपकी तनख्वाह आपकी रोकी गई है? नहीं सर जी, पगार हमको बराबर मिलती थी सर जी। जैसे अब आपके यहाँ दूसरी जगह रात को काम करते थे तो उसका पैसा मांग रहे थे। अच्छा, ओवर टाइम का सोचिए, तो बहुत सारी चीजें हैं कि बयां कर रही है। फिलहाल इससे संबंधित अधिकारियों से मैंने बात करने का प्रयास किया था, ईओ नगर पंचायत से भी मैंने कांटेक्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन फोन उनका नॉट रीचेबल। सोचिए, यहाँ के अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही हर वक्त देखा गया। मैंने सीओ को उस दिन भी ऑनलाइन मैंने फोन करने का प्रयास किया था अखंड, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रतापगढ़ में देखा जाता है कि कोई भी अधिकारियों को अगर आप फोन लगाएंगे तो फोन नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है, अब देखने वाली जो बात होगी कि प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। सबसे पहली बात तो अभी तक प्राथमिकता इनकी दर्ज नहीं की गई है, एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। और दूसरी चीज कि अब जिला अधिकारी क्या इस गरीब को अपनी तनख्वाह ये पा पाएगा कि नहीं, सबसे बड़ी चीज होगी कि जिला अधिकारी क्या इसको तनख्वाह देते हैं या दिलाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये जिम्मेदारी बनती है उन तमाम लोगों की कि जो गरीबों का हक मारते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है इसमें जरा भी सच्चाई है, क्योंकि अगर पीड़ित है ये आंसू झूठ नहीं बोलते। तमाम बार होता है, कई बार किसी न किसी राजनीतिक विद्वेष में आकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध में इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये आंसू हैं, ये आंसू झूठ नहीं बोल रहे। और कम से कम इन आंसुओं की कद्र करनी चाहिए। जो व्यक्ति इतना मानसिक रूप से परेशान हो चुका है, उसको भी अपना परिवार चलाना होता है, कम से कम उसकी मजबूरी को समझा जाना चाहिए और इस मजबूरी को समझते हुए गरीब के साथ न्याय करना चाहिए। गरीब नहीं, जो इसने काम किया उस काम करने के एवज में जो तनख्वाह मिलनी थी उस तनख्वाह को इसको देना ही चाहिए। और अगर इस तरीके की बर्बरता की गई है, इसकी पुष्टि होती है, तो अपराधी को, ये अपराधी जैसा ही कृत्य है, तो इसलिए अपराधी को, उस अपराधी को जिसने भी कृत्य किया है उसको भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये ध्यान देना होगा कि ऐसे किसी गरीब के साथ, ऐसे किसी असहाय के साथ, ऐसे किसी काम करवा करके उसको पैसा ना देने वालों के साथ ये जरूर मैसेज जाए। प्रदेश का मुखिया साफ तौर पर कहता है कि कई बार देखा गया है कि लोगों से काम तो करवाया जाता है लेकिन उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है थर्ड पार्टी के चक्कर में। इसीलिए फिर पूरा डिपार्टमेंट बन गया है कि लोगों की सैलरी उनके खाते में ऑन टाइम पहुंच जाया करे, जो सुविधा दूसरी जगह मिलती है उनको भी मिले। लेकिन अगर इस तरीके से व्यवस्था चल रही है और उस कुव्यवस्था का ये शिकार व्यक्ति हो रहे हैं कि तनख्वाह मिल नहीं रही, आंखों में आंसू है, परिवार चलाना है, जिम्मेदारी है, उसके बावजूद जब ये अपनी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है, अपने आप में ये बर्ताव बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और इस अस्वीकार्य बर्ताव के लिए जो भी आरोपी या जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जिले के कप्तान हो या फिर जिला के जिलाधिकारी हो। जरूर इसमें मामले में हस्तक्षेप करके ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञानेंद्र, अगर हो सकेगा तो अधिकारी से बात करिएगा, जिलाधिकारी से पूछिएगा, कप्तान से बात कीजिएगा कि आखिरकार कब इस व्यक्ति को, इस पीड़ित को न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने इस तरीके का बर्ताव किया है, जिसने ये अपराध किया है, उनको किस तरीके की सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पीड़ित जो भी विक्रम है, आपको भी कम से कम अपनी बात को रखना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर के अपनी बात को रखना चाहिए, कप्तान के पास भी अपनी बात को रखना चाहिए अगर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान के पास चलते हैं, बिजनौर। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? ठीक है, मैं आपको बता दूं, बिजनौर में 2 से 3 महीने पहला एक मामला है जो कि बहुचर्चित मामला है। ये एक व्यापारी है, खालिद, तालिब और आबिद, तीनों ही भाई बड़े कारोबारी हैं। इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारोबार है, स्टोन क्रेशर से लेकर के आरा मशीन, प्लाई फैक्ट्री, इस तरीके के उनके काम है। और ये एक बिजनौर के सम्मानित लोग हैं
लेकिन इनका जो है एक युवा जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का रोबिन चौधरी, उनके साथ 2 से 3 महीने पहले इनका एक विवाद हो जाता है गाड़ी हटाने को लेकर। वो विवाद इतना बढ़ गया कि आज जो है उनकी एक फैक्ट्री पर जो है सरकारी सील लगी हुई है, और वो सील जो है कल प्रशासन के कुछ अधिकारी जो है सील कोर्ट के आदेश पर सील खुलवाने गए थे। जो पिलाई फैक्ट्री है चांदपुर रोड पर, उसकी सील खोलने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर पीछे से पूर्व सांसद राजा भारतेंदु सिंह पहुंचते हैं अपने लावो लश्कर के साथ, और वहां जाकर के उन्होंने, उनकी क्या मंशा थी क्या नहीं ये अभी कोई बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने वहां जाकर कुछ अभद्रता व्यवहार किया, जिसपे तीनों ही भाई जो है आक्रोश हो गए, और तीनों भाइयों ने जो है अपने आप को जो है मारने के लिए कहने लगे कि हमें मार डालो, हमें जो है गोली मार दो। लेकिन राजा भारतेंदु के जो समर्थक थे उन्होंने उनके हाथापाई करना शुरू कर दी। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन एक्शन लेते हुए दोनों के बीच बिचाव कराया, और वहां से जो है राजा भारतेंदु को भेज दिया। लेकिन इतने पर भी प्रशासन का जो है बस नहीं चला। जब तीनों ही भाई अपनी महिलाओं के साथ थाने कोतवाली सिटी पहुंचे अपनी शिकायत दर्ज कराने, तो तीनों भाइयों को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है थाने में बिठा लिया जाता है, और उसके देर रात जो है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है राजा भारतेंदु की तहरीर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजा भारतेंदु सिंह पूर्व है, ना ही उनका तीनों भाइयों से कोई विवाद है। उन लोग तीनों भाई आबिद, खालिद और तालिब का कहना है कि हमारा राजा भारतेंदु से कोई विवाद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है बीच में टांग अड़ा करके हम लोगों को बर्बाद कर दिया है। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ तौर से रवैया जो है एक तरफा कार्रवाई देखी जा सकती है। जी अखंड। हाँ, तो बिल्कुल इमरान, क्या इस पूरे मामले पर एसपी की तरफ से कोई बयान आया? क्योंकि इसमें सांसद का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं एक हाईलाइटेड ये पूरा मामला होगा, और अगर इस तरीके का पूरा मामला है तो एसपी भी इस तरीके के मामलों में नजर जरूर बनाए होंगे। तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान? बिल्कुल अखंड, मैं आपको बता दूं, एसपी ने देर रात एक अपनी जो है बाइट सोशल मीडिया पर वायरल की, और उसके बाद जो है उसमें जो है साफ तौर से कहा गया कि एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि वीडियो पीड़ित पक्ष का साफ तौर से कहना है कि हम जो भारतीय सांसद के गनर है, उनके गनर से वो जो कार्बाइन है वो छीन रहे थे, लेकिन वो अपने मानने के लिए छीन रहे थे। उनसे कह रहे थे, जब वो हमें धमकी दे रहे थे कि हमें जो है गोली मार दो, और गाड़ी के नीचे हम जो है उनकी गाड़ी के नीचे आकर मरने को तैयार थे, क्योंकि हम लोगों को नेस्तो नाबूद कर दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया, इसीलिए हम अपने मानने के लिए कह रहे थे। लेकिन राजा भारतेंदु की तरफ से जो है तहरीर दी गई कि वो जो है हमारे गनर से एक कार्बाइन छीनकर हमारे ऊपर हमला करने का फिराक में थे। इसी पर जो एसपी का बयान आया है, एसपी ने जो है उसी को लेकर के एक मुद्दा बनाया, और तीनों ही भाइयों के खिलाफ जो है देर रात मुकदमा पंजीकृत के आदेश कर दिए। अब तीनों भाई जो है पुलिस की गिरफ्त में है। अभी देखने की बात यह है कि अलग अलग राजनीतिक दल जो है इस मामले में सामने आ रहे हैं, और सबकी प्रतिक्रिया जो है अलग अलग आ रही है कि ये जो है बिजनौर में जो है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और सत्ता के नशे में जो है पूर्व सांसद जो है राजा भारतेंदु जो है अपनी सत्ता चमकाने की फिराक में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल इमरान, पुलिस को इसमें पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की एक तरफा कार्रवाई, क्योंकि आरोप कई बार पुलिस के ऊपर लगते हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव के चलते एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो भी सही तथ्य हो, उस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो भी जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो पुलिस को सामने आकर के उस सारी चीजों को बताना चाहिए कि इस तरीके के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, लेकिन वो तर्क के साथ, सबूतों के साथ देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कई बार इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो इमरान, कई बार उस पर राजनीति तेज हो जाती है। एक पक्ष राजनीति का या तो सांसद या किसी नेता के ऊपर आरोप लगाता है, दूसरा पक्ष उन लोगों पर आरोप लगाता है, तो आरोप प्रत्यारोप की कहीं ना कहीं कई बार ही घटनाएं देखने को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में दोषी कौन है ये पुलिस तय करे, और जो भी गलत हो रहा है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिले। ऐसा ना हो कि किसी ने गलत नहीं किया और उसको सजा दी जाए, ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। क्योंकि पुलिस के ऊपर लोगों को विश्वास होता है, और पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, और किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अगर सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो है देखने की बात यह है कि प्रशासन जब मौके पर था तो राजा भारतेंदु को किसने बुलाया? जो राजा भारतेंदु है पूर्व सांसद, उनका साफ तौर से कहना है कि एडीएम ने जो है हमें फोन करके बुलाया था। लेकिन एडीएम का साफ तौर से कहना है कि हमने कोई फोन नहीं किया, ये लोग कहीं जा रहे थे, इन्होंने यहाँ पर कार्रवाई होते देखा और ये लोग आ गए।
लेकिन कहीं ना कहीं गोलबट्टा देखने को मिल रहा है इस पूरे रवैये में। अभी तक खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि राजा भारतेंदु ने भी रात एक अपनी बाइट जो है वायरल की, जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है हमला करने के फिराक में थे तीनों भाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वहां पर क्यों गए। उनका साफ तौर से कहना था कि प्रशासन वहां पर गया था, प्रशासन ने हमें फोन किया, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जब इनकी कोई लड़ाई नहीं थी, इनका कोई मामला नहीं था, ये वहां पर क्यों गए, इनका क्या बीच था, ये इतना इंटरेस्ट इस पूरे मामले में जो है क्यों हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित का भी ये आरोप भी है कि ये राजा भारतेंदु की ओर से जो है 5 करोड़ रुपए की जो है मांग की गई थी कि इस पूरे मामले को जो है दबा दिया जाएगा, 5 करोड़ रुपए इसमें जो है आप दे दो। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है अभी तक कुछ साफ तौर से कहा नहीं जा सकता। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, बहुत सारे आरोप होते हैं, कई बार उन आरोपों में अगर कोई सच्चाई है, अगर सबूत है, तो बिल्कुल उनको भी पेश करना चाहिए कि किसने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। कई बार क्या होता है, प्रतिनिधि अपने पक्षधर होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता उनके लिए भी पहुंच जाते हैं। बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, कौन किस तरीके की सफाई पेश कर रहा है इसकी जगह पर पुलिस जांच करनी चाहिए। और जो भी लोग आरोपी हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है किसी निर्दोष के साथ तो उसको सामने लाना चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के मामलों में कई बार राजनीति देखने को मिलती है, राजनीतिक से प्रेरित कई बार आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जो भी सच्चाई है उसको सामने लाना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हो, चाहे मामला हो, चाहे विपक्ष का जुड़ा हुआ मामला हो। कई बार ये भी देखा गया कुछ लोग सत्ता पक्ष के वजह होने की वजह से उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। राजनीति दोनों तरफ से होती है, लेकिन फिर भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो असल में दोषी हैं, ना कि जो लोग निर्दोष है उनको भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई बार सबूत जो होता है, कहा गया है ना कि आंखों देखी घटना भी कई बार सही नहीं होती है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, जिन्होंने गलत नहीं किया, जो निर्दोष है उन निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पुलिस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई भी दबाव पुलिस के ऊपर नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया की बात की जाए, साफ तौर पर आरोपियों को लेकर के, अपराधियों को लेकर के उनकी स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है कि आरोपी बख्शा ना जाए, अपराधी बख्शा ना जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो। फिलहाल इमरान, इस बात को लेकर के अगर आप हो सके तो जिले के कप्तान से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे असल वजह क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने हमारे तमाम सहयोगियों को सुना, उन्होंने अपने अपने जिलों की बड़ी खबर बताई, लेकिन एक खबर और भी आज बता देते हैं, क्योंकि हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर तमाम जगहों से वो तस्वीरें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं। तमाम श्रद्धालुओं से बड़ी बड़ी कतारें साफ तौर पर देखी जा रही। कोई भी मंदिर हो वहां पर आपको बड़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु दिखाई देंगे। अभी अपूर्व भी हमारे साथ जुड़े थे, अपूर्व ने भी बताया कि किस तरीके से हनुमानगढ़ी में लोगों का एक बड़ा तांता साफ तौर पर श्रद्धालुओं का देखा जा सकता है। बड़ी बड़ी कतारें हैं और वो बजरंगबली के दर्शन के लिए बिल्कुल व्याकुल है। तो अयोध्या का एक अलग ही नजारा है, लेकिन अयोध्या से ही दूसरी तस्वीर भी है जहां पर बिजनेसमैन गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं। 2024 के बाद ये दूसरा मौका है जब गौतम अडानी वहां पर पहुंचे हैं और 8:30 बजे करीब वो वहां पर पहुंचे थे और वो 2 चार्टर्ड प्लेन के साथ वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पहुंच करके रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वो लखनऊ आ गए हैं और लखनऊ में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी और कई अहम मुद्दों पर हो सकता है बात हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के विकास के लिए किस तरीके की चीजें, ये जो बड़े व्यवसायी होते हैं उनमें विकास के लिए किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो निवेश करते हैं उसको लेकर के भी हो सकता हो कोई किसी असल मुद्दे पर बात हो। लेकिन इतना जरूर है कि गौतम अडानी ने आज कहीं ना कहीं श्री रामलला के दोबारा दर्शन किए हैं और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आदित्य, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।